बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ वायरसेस। मैंने बेटा कंटेंट्स में वायरसेस के साथ साथ जहाँ जहाँ से जो सा पोर्शन करना है मैंने उसका पेज नंबर मेंशन कर लिया है। अपनी बुक पे साथ साथ हाईलाइट कर दीजिएगा। ये कंटेंट्स आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारा कुछ। सो वायरसेस क्या हैं? वायरस वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड विनोम से, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड मतलब जहरीली मादा, जहरीला मादा। तो वायरस को आप इस बेस पे कैसे डिफाइन कर सकते हो कि वायरसेस क्या है? दे आर नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट्स, जिनके अंदर एक टाइम में या तो आरएनए प्रेजेंट होता है या डीएनए प्रेजेंट होता है, विच इज़ इनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीनिशियस कोट, जो प्रोटीन के बने हुए कोट से कवर अप हुआ होता है, और ये एक लिविंग सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये नॉन सेलुलर है, मतलब ये नॉन लिविंग है। इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं, यानी कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, यानी कि जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है, विरासती मादा जो है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। इनक्लोज बाय प्रोटीनिशियस कोट का मतलब क्या है कि ये इनका जेनेटिक मटेरियल जो एक प्रोटीन के बने हुए कोट से कवर अप होता है एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और ये सिर्फ एक लिविंग सेल यानी कि एक होस्ट के अंदर ही जिंदा पाए जा सकते हैं या अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस जो हैं दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अगर इनके पास एक होस्ट नहीं है तो वायरसेस को आप लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर इनके पास एक होस्ट है, ये एक होस्ट की सरफेस पे है, एक होस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद है, तब आप इनको लिविंग कंसिडर कर सकते हो। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस के पास अपनी खुद की कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, तो अगर उन्हें खुद की कॉपीज़ बनानी है, अपने प्रोटीन्स बनाने हैं, अपना न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए बनाना है, या किसी भी तरह का अपना खुद का मटेरियल बनाना है, तो वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी यानी कि बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करेंगे। अपने डीएनए की कॉपी करवानी है तो होस्ट के डीएनए को, उससे बनने वाली प्रोटीन्स को, उससे बनने वाली एंजाइम्स को यूटिलाइज करेंगे, और उसको यूटिलाइज़ करने के बाद जितनी उनकी कॉपीज़ बन जाएंगी उनको फिर आगे दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि दूसरे सेल्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकें। हम वायरसेस की जो स्टडी करते हैं, या बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम वायरसेस को स्टडी करते हैं उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं तो इट मीन्स हम बायोलॉजी की वो ब्रांच स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं, दैट विल बी बैक्टीरियोलॉजी। तो वायरसेस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं, ये बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच है। जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि इसकी हिस्ट्री से, इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ भी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम मेंशन कर दिए जहाँ से वायरस की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, जिसने वायरस का वर्ड यूज़ किया था और वायरस की डिस्कवरी की थी। लुई पैस्टर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने लुई पैस्टर और रॉबर्ट कुछ वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने वायरस के बारे में स्टडी किया था। एडवर्ड जेनर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। दैन चार्ल्स चैम्बरलेन ने वायरस पर वर्क किया था, इवानोस्की ने, एम स्टेनले, ओटवॉट और डी हैले ने, इन सब ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में डिस्कवर किया था। बेशक वो प्लांट्स पे रहने वाले वायरसेस हों, बेशक वो एनिमल्स पे रहने वाले वायरसेस हों, या वो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करने वाले वायरसेस हों। तो जितनी भी डिफरेंट टाइप्स हैं वायरसेस की, अगर आप हिस्ट्री या डिस्कवरी के लिहाज से बात करते हो तो ये सारी डिस्कवरी में जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिन साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल अदा किया है, वो ये सारे साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरसेस के करैक्टर्स की। वायरसेस के करैक्टर्स आपको लॉन्ग में भी आ सकते हैं बेटा, ये आपको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव की बेस पे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया से कितने छोटे होते हैं, या इनका साइज़ को, पॉक्स वायरसेस का साइज़ क्या है, पर्वो वायरसेस का साइज़ क्या है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, जब हम वायरसेस के करैक्टर्स की बात करते हैं तो इनको हम पहले तो बैक्टीरिया से भी रिलेट करते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन कॉज करता है। लेकिन साइज़ के लिहाज से जब आप बात करते हो तो वायरसेस बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। हम इनको स्मॉल इन्फेक्टियस एजेंट्स कहते हैं। इनको हम आम नज़र से नहीं देख सकते, इनको हम बैक्टीरिया की तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही स्टडी करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया की निस्बत भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए सबसे पहला करेक्टर इनका साइज़ का है। इनके साइज़ में कुछ रेंजेस आती हैं, फ्रॉम 20 नैनोमीटर ऑफ पर्वोवायरसेस टू 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरसेस। अब यहाँ पे जो आप 250 नैनोमीटर बता रहे हो पॉक्स वायरस का, जो कि लार्जेस्ट वायरस कंसिडर किया जाता है, ये साइज़ बैक्टीरिया में सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ होता है। 250 नैनोमीटर वायरसेस के लिए सबसे बड़ा साइज़ कंसिडर किया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में 250 नैनोमीटर का साइज़ जो है वो सबसे छोटा साइज़ होता है। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि वायरसेस बैक्टीरिया की निस्बत कितने छोटे होते हैं। उसके अलावा ये फिल्टरेबल होते हैं, मतलब बैक्टीरिया की निस्बत, जैसे भी हमने कहा कि वायरसेस बैक्टीरिया की निस्बत बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 10 to 1000 टाइम्स ये बैक्टीरिया की निस्बत साइज़ के लिहाज से छोटे होते हैं। इट मीन्स जिस सुराख से या जिस फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता, वहाँ से वायरसेस गुजर सकते हैं।
ठीक है। वायरसेस कैन पास टू द फिल्टर पेपर फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास, यानी कि अगर आप एक छोटा सा सुराख बना रहे हो, उसमें से आपको बैक्टीरिया गुजर जाए, उसमें से अगर बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता, इट मीन्स वहाँ से वायरसेस गुजर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया की निस्बत बहुत छोटे होते हैं। तो हम इनको फिल्टरेबल भी कंसिडर कर सकते हैं या कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जैसा कि अभी हमने कहा कि वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इट मीन्स ये आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते। मतलब इनको सर्वाइव करने के लिए, इनको ज़िंदा रहने के लिए, इनको अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए बाय एप्लीकेशन प्रोसेस, इनको एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत है। सो ये आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते। लिविंग सेल्स के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन, यानी कि अपनी कॉपीज़ बनाएंगे। लेकिन कैसे अपनी कॉपीज़ बनाएंगे? लिविंग होस्ट के अंदर रह के, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूटिलाइज करके। तो इसलिए हम टेक्निकली कहेंगे दैट वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यानी कि वो, वैसे पैरासाइट्स का आपको पता है, पैरासाइट्स जो कि रहते ही होस्ट के अंदर या होस्ट की बॉडी सरफेस पे हैं। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स हैं क्योंकि ये होस्ट की बॉडी, ये होस्ट की इनसाइड द बॉडी में रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं। इंट्रासेलुलर है, होस्ट के सेल में रहते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट हैं, ये आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब क्या होगा कि वायरसेस आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, ये होस्ट के बगैर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनको जिंदा रहने के लिए होस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि इनमें कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, यानी कि अगर इन्हें खुद का न्यूक्लिक एसिड बनाना है, खुद की प्रोटीन्स बनानी है, तो उन चीज़ों के सिंथेसिस के लिए इनके पास कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। तो अगर इन्होंने न्यूक्लिक एसिड बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो ये कैसे बनाते हैं कि अपने होस्ट सेल पे कम्प्लीटली रिलाई करते हैं, यानी कि अपनी जितनी भी चीज़ें इन्होंने बनानी है, जिस भी प्रोडक्ट की या जिस भी चीज़ की सिंथेसिस करवानी है, उसकी सिंथेसिस ये कैसे करवाएंगे? होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करके। इट मीन्स ये अपनी कॉपीज़ के लिए होस्ट सेल की मशीनरी पर डिपेंड करते हैं। पॉइंट नंबर 5, जिस टाइम पे या जिस तरह ये होस्ट के अंदर जब रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ये उसमें डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो इट मीन्स ये दीज आर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स या दीज आर पैथोजेनिक एजेंट्स। हम इसके लिए ऑर्गेनिज्म वर्ड नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज हमने कहा ये नॉन लिविंग है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे कहते हैं दीज आर पैथोजेनिक एजेंट्स, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं जिस टाइम पे ये होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 6 विच इज़ द लास्ट पॉइंट, कि ये बैक्टीरिया की तरह नहीं होते, ये एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर लेते हैं। बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर ले तो एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन वायरसेस पे आप किसी भी तरह का एंटीबायोटिक यूज़ करो, उसको रेजिस्ट कर लेते हैं बिकॉज एंटीबायोटिक्स इसकी इन्फेक्शन को कम नहीं कर सकते। जैसे पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इस तरह के वो जितने भी आप कह लें कि एंटीबायोटिक्स हैं, वायरसेस पर उन एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट टू दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके बेटा डेफिनेशन है वायरॉन की। वायरॉन क्या चीज़ है? इट्स अ कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्टियस पार्टिकल। ठीक है, फिर से वर्ड बोल रही हूँ, इन्फेक्टियस पार्टिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो एक वायरस की जो कंप्लीट मेच्योर बॉडी होती है या कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शन कॉजिंग पार्टिकल जो उसका होता है, उसको हम वायरॉन का नाम देते हैं। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? पहला पार्ट है इसमें जिनोम। जिनोम क्या चीज़ है? जिनोम इसमें आएगा इसका DNA या RNA जो उसके अंदर मौजूद होता है, उसका हम जिनोम या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो कि एक वायरस का सेंट्रल पार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप में एक वायरस बनाया, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो फॉर एग्जांपल जस्ट कंसिडर इट दिस इज अ DNA, ये क्या है? ये इस वायरस का जिनोम है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्फेरिकल शेप में जो बाहर वाली बाउंड्री बनाई है, उसको हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड क्या चीज़ है? कैप्सिड प्रोटीन्स की बनी हुई कवरिंग होती है, वो कवरिंग जो बेसिकली जिनोम को या जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करती है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA भी हो सकता है, वो RNA भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, लेकिन दोनों एक ही टाइम पे चीज़ें इनके अंदर मौजूद नहीं होती। वायरसेस या तो DNA कंटेनिंग होते हैं या RNA कंटेनिंग होते हैं। ये पॉइंट हम आगे दोबारा डिस्कस करेंगे। कैप्सिड्स जो है बेसिकली वायरॉन जो वायरस है उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये प्रोटीन सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, उन प्रोटीन सब यूनिट्स को हम कैप्सोमर्स का नाम देते हैं। ठीक है, कैप्सोमर्स की नंबरिंग जो है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, तो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स जो है वो वेरी करते हैं। कुछ में 100 होते हैं, कुछ में 200 होते हैं, कुछ में 300 होते हैं, कुछ में 500 होते हैं। तो आपकी बुक पर जो एग्जाम्पल्स दी हैं उसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको मेंशन कर देते हैं, एक हर्प्स वायरस और एक एडिनो वायरस। हर्प्स वायरस के अंदर जो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स देखे गए हैं दीज आर 162, जबकि एडिनो वायरस में जो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स देखे गए हैं दीज आर 252। एडिनो वायरस जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम या सर्दी वगैरह होती है, कॉमन कोल्ड जो कॉज करता है, एडिनो वायरस वो वायरस है। थर्ड पॉइंट क्या है? एनवेलप्ड वायरॉन। कुछ एनिमल वायरसेस जो हैं वो कवर्ड होते हैं,
कवर्ड मतलब उनकी जिनोम और कैप्सिड के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक इन्वेलप प्रेजेंट होती है। तो उन वायरसेस को जिनकी सराउंडिंग पे, जिनके जिनोम और कैप्सिड के बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनको हम इन्वेलप वायरॉन या इन्वेलप वायरसेस कहते हैं। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ कैप्सिड उनका यानी कि कैप्सिड होगा जिसके अंदर उसका डीएनए होगा, लेकिन कैप्सिड के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, उनको हम नेकेड वायरॉन्स यानी कि इन पर कवरिंग नहीं है या नॉन इन्वेलप वायरॉन्स का नाम देते हैं। अब जिनके अंदर ये मेम्ब्रेन पाई जाती है वो मेम्ब्रेन लेते कहाँ से हैं? जैसा कि हमने कहा कि वायरसेस में खुद की कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, तो इट मीन्स उनकी कैप्सिड के बाहर जो मेम्ब्रेन या इन्वेलप प्रेजेंट होगा वो अपने होस्ट सेल से ही लेंगे। जैसे आपने HIV का नाम सुना है जो एड्स कॉज करता है, इट्स इन्वेलप वायरस, ठीक है। इसकी डीएनए या इसका जो जेनेटिक मटेरियल लाइक इसका आरएनए वायरस होता है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल उसके बाहर इसकी प्रोटीन कोड यानी कि कैप्सिड, और कैप्सिड के बाहर इसके मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो जैसे ये कैप्सिड है, इसके अंदर इसका आरएनए के स्ट्रैंड्स और इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। दिस मेम्ब्रेन विल बी द एनवेलप, ठीक है। जबकि अगर आप नेकेड की बात कर रहे हो तो जैसे मैं यहाँ पे एक आपके सामने टेडपोल शेप बैक्टीरियोफेज बना रही हूँ। इट्स अ वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। यहाँ पे ये इसका हेड है, ये इसका टेल रीजन है, ठीक है। ये हेड जो है इसको आप कैप्सिड कहते हो, यहाँ पे इसका डीएनए इनक्लोज्ड होता है, लेकिन इसकी सराउंडिंग पे कोई मेम्ब्रेन आपको नजर नहीं आ रही, तो ये क्या होगा? ये नेकेड वायरॉन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड और इन्वेलप्ड वायरॉन्स का डिफरेंशिएट आप करोगे किस बेसिस पे कि मेम्ब्रेन उनके सराउंडिंग पे प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है। न्यूक्लिक एसिड, वायरॉन में न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोकैप्सिड का नाम देते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज न्यूक्लियोकैप्सिड? न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियोकैप्सिड। उसके अलावा कैरेक्टर्स में भी एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट कि हम वायरसेस को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स क्यों कहते हैं? वाई वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद आ जाते हैं, आपकी बुक के सीक्वेंस को लेकर चलेंगे। शेप्स हैं कुछ एनिमल और प्लांट वायरसेस की। एनिमल और प्लांट वायरसेस पॉलीहीड्रन भी हो सकते हैं, यानी कि पॉलीहीड्रन वो होते हैं जिनके बहुत सारी साइड्स होती हैं, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा फेसेस होते हैं। उसके अलावा ये हेलिकल भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंशनड है दिस वन इज अ हेलिकल, ठीक है। ये पॉलीहीड्रॉन है। इन्वेलप भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक इन्वेलप में इन्फ्लुएंजा वायरस भी आ सकता है, HIV वायरस भी आ सकता है, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंशनड है बैक्टीरियोफेज। एनिमल और प्लांट वायरसेस शेप के लिहाज से डिफरेंट वेराइटीज़ हैं इसमें। शेप इसकी पॉलीहीड्रॉन भी हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है, इन्वेलप भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर बैक्टीरियोफेज ही बताया जाता है बिकॉज इसका हेड और इसके दो पोर्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड है और एक टेल है, और वो भी हर चीज़ इसकी प्रोटीन्स की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो ये शेप्स जो हैं एनिमल और प्लांट वायरसेस की शेप्स हैं। बैक्टीरियोफेज की शेप जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। आपके बुक पे ही बैक्टीरियोफेज की शेप से बेसिकली स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको एक येलो बॉक्स बेटा हाईलाइट करवाया था जिसमें बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की थी और बैक्टीरियोफेज टर्म जो है इसका मतलब क्या है, बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन क्या है। ये 2 से 3 लाइनें मैंने आपको मार्क करवाई थी, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। बैक्टीरियोफेज की टर्म या कहते बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी एफ टवॉट और FD हैरले ने इंडिपेंडेंटली। ये टर्म भी इन्होंने यूज़ की थी, इसका मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, ठीक है। यहाँ पे नेम से इंडिकेशन है, ये देखिए नेम से इंडिकेशन है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब वायरस, ठीक है। फेज जो है टर्म यूज़ होती है वायरस के लिए और बैक्टीरियो टर्म यूज़ होती है बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरियोफेज का टर्म जो यूज़ हुई इसका मतलब क्या है? दीज आर बैक्टीरिया ईटर। वायरसेस, वो वायरसेस जो सिर्फ बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल स्पेशली कौन से सेल को इन्फेक्ट करते हैं? एस्करिचिया कोलाई, इसको शॉर्ट करके आप ई कोलाई भी लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट करके आप इसको ई डॉट कोलाई भी लिख सकते हो। एस्करिचिया कोलाई वो बैक्टीरिया है जिसपे वायरसेस, मेनली वायरसेस यानी कि बैक्टीरियोफेजेस अटैक करते हैं। उसके बाद बैक्टीरियोफेज की शेप कैसी है? इसमें 2 शेप्स देखी जाती हैं, क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री। क्यूबिकल या तो रेगुलर सॉलिड फॉर्म में होती है या आइकोसाहीड्रल होती है। आइकोसाहीड्रल वो जिसके अंदर 20 डिफरेंट फेसेस होंगी। दूसरा हेलिकल शेप है, हेलिकल शेप में होती है रॉड शेप। रॉड शेप मतलब जिसमें 2 पोर्शंस होंगे, एक हेड पोर्शन होगा और एक टेल पोर्शन होगा। हेड पोर्शन जो है वो इसका पॉलीहीड्रल होता है, एक बेंजीन के रिंग की तरह का होता है जिसके साथ टेल अटैच होती है जो कि एक रॉड होती है, उसके साथ आगे इसके फाइबर्स होते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो इसकी प्रॉपर शेप आती है वो टेडपोल है, यानी कि इसका ये वाला पोर्शन हेड पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है इसका टेल पोर्शन है। तो इसको हम टेडपोल शेप कहते हैं। जैसे एक फ्रॉग का लार्वा या फ्रॉग का एग होता है जिससे आप कहेंगे
फर्टिलाइज्ड एग या लार्वा जैसे आगे नया फ्रॉग मेच्योरली डेवलप होता है, उसको हम टेडपोल कहते हैं। तो ये टेडपोल शेप होता है। बैक्टीरियोफेज जो इसकी शेप इस तरह की टेडपोल शेप्ड होती है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर की अगर हम देखें तो जितने भी अर्ली रिसर्चर्स थे जिन्होंने बैक्टीरियोफेज को स्टडी किया था, जैसे जैसे बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी हुई थी उन्होंने बताया था कि फ्रॉम T1 to T7, T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7, ये 7 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियोफेजेस डिस्कवर किए गए हैं इनके ऑर्डरिंग सीक्वेंस के लिहाज से। लेकिन हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो स्टडी करते हैं जो टेडपोल की तरह का है वो है T4, जिसको हमने मेनली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। इसमें कितने पोर्शंस आपको मैंने भी बताया, 2 पोर्शंस हैं, यानी कि 2 पार्ट्स हैं, एक हेड पार्ट है, एक टेल पार्ट है। हेड इलोंगेटेड होता है जिसकी शेप या तो पैरामिड की तरह होती है, जैसे आपने मिस्र में देखे होंगे, इजिप्ट में पैरामिड्स पड़े होते हैं वैसे ही, लाइक ट्रायंगुलर, या हेक्सागोनल होती है, या प्रिज्म की तरह की होती है। ठीक है, हेड वो स्ट्रक्चर है जिसके साथ टेल अटैच्ड होती है और इस स्ट्रक्चर के अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड होता है। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं, दीज आर नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरसेस। ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि हेड है, हेड के बारे में किसी मेम्ब्रेन का नाम नहीं पड़ा, तो इट मीन्स ये नॉन एनवेलप्ड है। तो ये इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में होता है, इस तरह से आपस में कॉइल अप हुआ होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये डीएनए वायरसेस हैं लेकिन नॉन एनवेलप्ड है। उसके बाद बात करते हैं इसकी टेल रीजन की। टेल की बात करें तो टेल हेड की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। टेल बेसिकली पूरा की पूरी टेल जो है उसकी प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, जिसकी सराउंडिंग पे एक दूसरी डिफरेंट काइंड की प्रोटीन ने अपनी कवरिंग बनाई हुई होती है। इस शीट की एक साइड पे कॉलर प्रेजेंट होता है और दूसरी साइड पे प्लेट प्रेजेंट होती है, बेंजीन शेप की प्लेट होती है, इसको बेस प्लेट या एंड प्लेट कहते हैं। इस प्लेट एंड प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं जो ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं अटैचमेंट के लिए। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज आके अटैच होगा तो ये उसकी टेल पोर्शन जो है यहाँ पे अटैचमेंट में हेल्प करेगी। बाय वॉल्यूम के लिहाज से बात करें तो बैक्टीरियोफेज 1/1000 होते हैं ऑफ द होस्ट वॉल्यूम के बेस पे। ठीक है, 1/1000, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा बच्चों। बैक्टीरियोफेज की शेप देख लीजिए या स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैंने आपके सामने बनी बनाई डायग्राम भी ऐड की और मैंने खुद बना के भी ऐड किया ताकि आप लोग इजीली बना सकें। ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज अ हेड, जो कि आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग में है। इसके अंदर इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनक्लोज्ड है। इसको आप कैप्सिड का नाम भी देते हो। ठीक है, कैप्सिड आपको पहले बताया कैप्सोमर्स का बना हुआ था। कैप्सोमर्स क्या है, दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीनिशियस कोड है जो डीएनए को यानी कि इसके जेनेटिक मटेरियल को, इसके जीनोम को इनक्लोज कर रही है। उसके बाद ये इसका पोर्शन आ जाता है टेल पोर्शन। टेल पोर्शन के अंदर कौन कौन सा पोर्शन है, प्रोटीन की बनी हुई टेल होती है जिसकी सराउंडिंग पे कवरिंग है जिसको आप शीट का नाम देते हो। उस शीट की एक एंड पे कॉलर प्रेजेंट है और दूसरी एंड पे एंड प्लेट या आप कह सकते हो कि बेस प्लेट प्रेजेंट होती है। ये बेंजीन शेप की होती है, जैसे कि आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ एंड पे स्पाइक्स या पिंस प्रेजेंट होती हैं जो अटैचमेंट में भी हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा कि 6 टेल फाइबर्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। टेल फाइबर्स ये आपको नजर आ रहे हैं। अब आप काउंट कर सकते हो 3 एक साइड पे, ठीक है, और 3 टेल फाइबर्स एक साइड पे। टोटल आपके पास आप कह रहे हो बैक्टीरियोफेज के अंदर कितने टेल फाइबर्स होंगे, टोटल 6 टेल फाइबर्स होंगे। 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे, 3 यहाँ पर हैं, ठीक है, और बाकी 3 यहाँ पर है। तो ये टोटल हो गए 6 टेल फाइबर्स जो कि बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे अटैच करते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। जैसे आपको बताया कि वायरसेस प्लांट्स पे भी अटैक कर सकते हैं, एनिमल्स पे भी अटैक कर सकते हैं, बैक्टीरिया पे भी अटैक कर सकते हैं। इट मीन्स के डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हैं जो प्लांट वायरसेस की कैटेगरीज में भी आते हैं, एनिमल वायरसेस की कैटेगरीज में भी आते हैं और बैक्टीरियल वायरसेस की कैटेगरीज में भी आते हैं। आप इनको क्लासीफाई कैसे करते हो, यानी कि आप इनकी ग्रुपिंग कैसे बनाते हो, इनकी मॉर्फोलॉजी और इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसकी बेस पे। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि आप जेनेटिक मटेरियल की बेस पे बता रहे हो तो अगर वायरस के अंदर डीएनए में जेनेटिक मटेरियल है तो आप कहोगे वो डीएनए वायरस है। अगर आप कह रहे हो कि वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इट विल बी एन आरएनए वायरस। सेकेंड क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, कवरिंग की बेस पे भी करते हैं। यानी कि अगर एक वायरस के कैप्सिड के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इन्वेलप प्रेजेंट है, दैट विल बी इन्वेलप वायरस। अगर इन्वेलप नहीं है तो वो होगा नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड वायरस। और अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वायरस है तो आप उसको सिंपली कॉम्प्लेक्स वायरस भी कह सकते हो। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के लिहाज से देखें तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप। ठीक है, वायरस रॉड शेप भी हो सकता है। रॉड शेप मतलब जैसे आपके पास एक ट्यूब होती है या वायर होती है इस तरह का, इसके अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट या आरएनए प्रेजेंट होगा, दैट इज टीएमपी, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस, इट्स अ प्लांट वायरस, रॉड शेप्ड होता है ये। उसके बाद पोलियो वायरस, स्फेरिकल शेप। ठीक है, समहाउ लाइक दिस। ये क्या है, ये शेप के लिहाज से हम बता रहे हैं, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा।
देन टेडपोल शेप, और उसके अलावा और बहुत सी शेप्स होती हैं। टेडपोल शेप किसकी आपको बताइए अभी, बैक्टीरियोफेज की, जिसके अंदर एक हेड प्रेजेंट होता है और उसके साथ उसके नीचे उसकी टेल अटैच्ड होती है। तो हम वायरसेस को ओवरऑल डिफरेंट बेसिस पे, डिफरेंट क्राइटेरिया पे हम क्लासीफाई करते हैं। जेनेटिक मटेरियल की बेस पे भी करते हैं, कवरिंग की बेस पे भी करते हैं, और मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप के लिहाज से भी हम वायरसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद कुछ वायरल डिजीजेस क्लासिफिकेशन जो है बेटा, ये आप शॉर्ट के लिहाज से आप कह लो कि एमसीक्यूज की बेस पे इसको तैयार करो। वायरल डिजीजेज आपको लॉन्ग भी आ सकता है और सेपरेटली इसमें से शॉर्ट या एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करना है। आपकी बुक पे कुछ 5 डिजीजेज, वायरल डिजीजेज जो है वो डिस्कस की गई हैं। पहली डिजीज़ जो है वो है स्मॉल पॉक्स, दूसरी डिजीज़ जो है दैट इज़ हब सिम्प्लेक्स, और तीसरी डिजीज़ इन्फ्लुएंजा, फोर्थ वन इज़ मम्स एंड मीजल्स, एंड द फिफ्थ वन इज़ पोलियो। स्मॉल पॉक्स कहते हैं चीचक को, ठीक है। ये जिस वायरस की वजह से डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं पॉक्स वायरस। डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इन्वेलप्ड वायरस होता है, यानी कि इन्वेलप प्रेजेंट होता है, तो इट मीन्स इट्स अ डीएनए इन्वेलप्ड वायरस, ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो एक वबाई बीमारी थी ये, एपिडेमिक मीन्स के वबा थी एक, चाइना में 12th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा कॉमन थी और 20th सेंचुरी तक ये कॉमन रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इसकी वैक्सीन बनती गई आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती गई। अप्रॉक्सीमेटली 1950 से इसकी इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुई, इसकी वैक्सीनेशन दी गई, तो ये डिजीज़ बहुत कम हो गई है। लेकिन अभी भी मौजूद है, लेकिन उन कंट्रीज़ में जहाँ पर इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है, जो कंट्रीज़ वेल डेवलप नहीं है, या कहने के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो बहुत गरीब ममालिक है, वहाँ पर अभी भी ये डिज़ीज़ बहुत से लोगों में देखी जाती है। बहुत से लोग इस डिज़ीज़ से अफेक्टेड हैं। इस डिज़ीज़ में होता क्या है, इस डिज़ीज़ में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर शो किया गया, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, दाने दाने से कहने के दाने बनते हैं जिसके अंदर पानी होता है, ठीक है। पानी या फ्लूइड फिल्ड होते हैं वो, जो आहिस्ता आहिस्ता पोस्टल्स में चेंज होते हैं और पोस्टल से ये पिटेड स्कार्स में चेंज होते हैं। उन स्कार्स को हम पॉक्स का नाम देते हैं। स्कार मतलब जैसे एक दाग होता है उस तरह ये होता जाते हैं, फटना शुरू, फिंसी सी बनती है, पहले दाना बनता है, फिर फिंसी सी बनती है, और फिंसी के बाद ये दाग सा रह जाता है पीछे, और उस दाग को हम पॉक्स कहते हैं, जहाँ से इसका नाम राइज हुआ हुआ है। इसकी डिटेल हम नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। वैसे भी वो आप जो इसकी डिटेल थी वो आपके सिलेबस में से स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग निकाल दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हब सिम्प्लेक्स और उसके साथ इन्फ्लुएंजा। हब सिम्प्लेक्स नेचुरली अकरिंग डिजीज़ है, ह्यूमंस में देखी जाती है। हब्स वायरस की वजह से होती है। डीएनए वायरस है, ज़्यादातर माउथ साइड पे, लिप साइड पे, या कहने के जो स्किन की कोई दूसरी साइड है वहाँ पे ये डिजीज़ कॉज करती है या इफेक्ट करती है, नज़र आती है। इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादातर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये माउथ के लिप साइड पे हुई है। यहाँ पे जो आपकी स्किन की एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर्स होती है, टिश्यूज़ की जो एपिथेलियल लेयर होती है उसके ऊपर लेशन से बनते हैं, ठीक है। दाने दाने से आप कह लो कि वेस्कुलर लेशन, यहाँ कहने कि स्किन उभरना शुरू हो जाती है यहाँ पे, जो बाद में गलना सड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसको हम हब सिम्प्लेक्स कहते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या चीज़ है, जिसको आप ज़ुकाम कहते हो, इन्वेलप्ड वायरस की वजह से होती है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो इट मीन्स दीज आर इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस। कॉमन है ह्यूमंस में, तो बहुत कॉमन है, और ये एपिडेमिक होती है, मतलब वबाई है। एक बार अगर किसी को होती है तो नेक्स्ट आगे ट्रांसमिट बहुत ईजीली हो जाती है। नेक्स्ट टू दिस इज मम्स एंड मीजल्स, और लास्ट वन इज पोलियो। मम्स एंड मीजल्स जो है दीज आर बेसिकली बिलोंग टू ग्रुप पैरामिक्सो वायरसेस। ये बहुत लार्ज वायरसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस, इन्वेलप्ड होते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो इट मीन्स दीज आर इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस। दीज आर हाईली कंटेजियस। कंटेजियस कहते हैं अछूत की वाली बीमारी जो होती है, बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि ये फैटल हो, मतलब मोहलिक हो। ये बहुत कम केसेस होते हैं कि ये मोहलिक हो या जानलेवा हो। 60% एडल्ट्स जो हैं दे आर इम्यून टू इट, ठीक है। यानी कि मीजल्स, जैसे मम्स मीजल्स बहुत कॉमन डिजीज़ हैं, चिल्ड्रन की भी, एडल्ट्स की भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जो विक्टिम है जिसके अंदर ये डिजीज़ होती है उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। 60% या 60% से ज़्यादा एडल्ट्स देखे जा चुके हैं जिसमें मम्स और मीजल्स के अगेंस्ट उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप हो जाता है, और इस बीमारी की वजह से, या ये बीमारी जिस वायरस की वजह से होती है उस वायरस के अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है, और जो विक्टिम है जिसमें ये बीमारी होती है, जो पर्सन है जो इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है वो ओवरकम कर जाता है। उसके बाद पोलियो, इसको हम पोलियोमाइलिटिस कहते हैं। पोलियो वायरस की वजह से होता है। इट्स अ स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस जो स्फेरिकल शेप में होता है, नॉन इन्वेलप भी कंसिडर किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पोलियो प्रेजेंट है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में होते हैं। छोटे बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं, ये कह लें कि उनके हम कह सकते हैं कि हैंडीकैप का मतलब कहते हो कि जो माजूर होते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली बच्चों में क्यों होता है, जैसे कि आपको पता है 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। अगर वो पोलियो के ड्रॉप्स
ना पिए जाएँ, कभी भी मिस हो जाएँ या 5 साल ना दिए जाएँ, तो फ्रॉम द कहने के उस चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही वो बच्चा जो है वो अपाहिज ही होता है। ठीक है, तो जिस एज में ये इन्फेक्शन ज़्यादा नज़र आती है वो बेसिकली डिपेंड करता है सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे। माशी नासर पे ये चीज़ मुनहसर करती है कि कितनी अवेयरनेस है, वैक्सीनेशन कितनी करवाई जा रही है, इकोनॉमिकली क्या कंडीशन है जिस पे आप वैक्सीनेशन करवाते हो या नहीं करवाते हो, तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है ये फैलती है। जैसे हमारे जैसे कि बाय बर्थ से लेके बर्थ के काफ़ी अरसे तक वैक्सीनेशन चलती है। वो वैक्सीनेशन किस चीज़ के लिए होती है कि नेक्स्ट एज में जाके या लाइफ के किसी भी मराहल पे जाके अगर कोई वायरस अटैक करे तो उस वायरस की वैक्सीन मौजूद होती है। अगर अर्ली एज में पोलियो नहीं हुआ, वैक्सीन ली गई है, लेकिन उसके बाद भी जाकर अगर पोलियो इफ़ेक्ट हुआ है या पोलियो वायरस ने अटैक किया है, तो इट मीन्स कि इम्यून सिस्टम बहुत वीक होने की वजह से वायरस के अगेंस्ट बॉडी को डिफेंड नहीं किया गया। और अगर बॉडी को डिफेंड नहीं किया गया, इट मीन्स कि कोई भी पार्ट, इवन नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन जो है सबसे पहले इस चीज़ से इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल या जो पर्सन इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है उसके बाकी पार्ट्स, कोई भी कोई मतलब हाथ है, बाजू है या टांग वगैरह, पाँव वगैरह, वो हैंडीकैप्ड हो सकता है। तो बेटा यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में एक दफ़ा गो थ्रू करवा देती हूँ। हमने वायरसेस को डिस्कस किया है, वायरसेस के करैक्टर्स देखे हैं, स्ट्रक्चर देखे हैं, बैक्टीरियोफेज का बेसिक हमने स्ट्रक्चर तक क्लियर किया है और हमने वायरस की डिजीज़ देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल भी करवा दूंगी और नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम वायरसेस से रिलेटेड एड्स को यानी रेट्रोवायरसेस को डिस्कस करेंगे। एड्स को डिटेल में डिस्कस करना है। रेट्रोवायरसेस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एड्स को समझने के लिए रेट्रोवायरस पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए रेट्रोवायरसेस मैं करवाऊंगी। और उसके साथ साथ थर्ड टॉपिक जो आपका रह जाएगा दैट विल बी हेपेटाइटिस। ये आगे जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको बुक पे अच्छी तरह से मार्क कर लीजिएगा कि दीज आर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और इनको लॉन्ग के लिहाज से विद देयर डायग्राम्स, जिस के साथ डायग्राम है बेटा उसको डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है आपने। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू क्लास।